नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म और स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार। जी शिव जी। उत्तर प्रदेश में बड़ी गहमा गहमी थी। एक बैठक बुलाई गई और मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाई गई, जिसमें सह सरकारवाह से लेकर संगठन महामंत्री बीएल संतोष और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल, इतने लोगों के साथ बैठकर कम से कम 2 से 3 घंटे मंत्रणा हुई और इसके बाद शायद कोई नतीजा नहीं निकला। बीएल संतोष जी आए हैं, आते ही सीधे सीधे नड्डा जी से मिले हैं, फिर शाह से मिले हैं और भागे भागे मोदी जी के पास पहुंचे हैं। इस पूरे प्रकरण से यूपी की सियासत एक बार फिर गर्म होती नजर आ रही है। कई तरीके के पोस्ट शेयर होने लगे हैं। कई लोग हैं जो पत्रकार, खास करके योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं, उनके मीम बनाए जा रहे हैं कि अब केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है बंगाल का मुख्यमंत्री। तो ये सब चीजें चल रही हैं, ये भी है। हाँ, एक चीज तो मीडिया की मैं जरूर कहूंगा कि करो वो ईमानदारी से करो, तथ्यात्मक करो और विरोध नहीं किसी का करना चाहिए। केवल अपनी खबरों की बात करनी चाहिए, वो किसी के एवज में हो, किसी के विरोध में हो। खुल के अपनी राय रखनी चाहिए। नेता हैं, कभी नाराज भी हो जाते हैं, कभी प्रेम से चाय पिलाते हैं। जो नेता हमसे बात नहीं करते हैं, कभी वो हमसे बहुत ढंग से बात करते हैं। तो संतोष जी, ये जो खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो छन के आ रही है कि आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला, तब जब आरएसएस कहती है कि बीजेपी की सरकार से मेरा क्या लेना देना है, मोहन भागवत जी कहते हो कि मेरा तो अपना एक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है और हमें सरकारों से क्या लेना देना है। तब अगर ये सब चीजें सामने आती हैं कि एक सबसे बड़े सूबे की सरकार को हिलाने के लिए उसके संगठन को तैयार, मंत्रिमंडल विस्तार या क्या क्या खबरें लेकर गए थे, जो योगी ने ठुकरा दी। देखिए शिव जी, सबसे पहले तो मीम वाली बात होता क्या है, जब आपके पास अपने बचाव के लिए कुछ होता नहीं है तो आप दूसरे पे ज्यादा कटाक्ष कर देते हैं। लेकिन दो तीन चीजें ऐसे बहुत सारे लखनऊ में क्या करें, उनकी मजबूरी है, विज्ञापन भी चाहिए। ये कहा गया कि ये रूटीन मीटिंग है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पहले जरा मैं उनके तर्कों से ही शुरू करता हूं ताकि उनको कोई शिकायत न रहे। ये कहा गया कि रूटीन मीटिंग, ये कहा गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए चुनाव में, चाहे वो आने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव हो, एक बेटर कोऑर्डिनेशन की बात कही गई। तो भैया बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए जो संगठन की बैठक हुई, ध्यान से सुनिएगा, मैं दर्शकों से कहूंगा सुने। बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आरएसएस, बीजेपी और सरकार की जो बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई, तो उस मामले की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी, चाहे वैध तरीके से हो अवैध तरीके से हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनको दे देते, काम खत्म हो जाता। चलिए मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि भाई सरकार और संगठन दोनों ही दिल्ली में अमित शाह चला रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उनको रिपोर्ट दे देते, काम खत्म हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना ये बताता है कि मामला इतना आसान नहीं है शिव, मामला इतना छोटा नहीं है जो बताया जा रहा है। ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। और दिल्ली आकर परसों ये मुलाकात होती है, दिन भर लखनऊ की धरती पर होते हैं, होटल में मुलाकात, फिर मुख्यमंत्री आवास पर जाते, पहले तो होटल में अलग से अपने लोगों से बैठक करते हैं, फिर मुख्यमंत्री आवास पे जाते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश संगठन महासचिव होते हैं, मोहन भागवत के दूत अरुण कुमार होते हैं और जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दूत के तौर पर बीएल संतोष होते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत होती है, वो भी बताऊंगा आगे, जो हमारे पास क्या छन के आ रही है वो भी बताऊंगा। बड़ी लंबी चौड़ी बात होती है। संगठन की बात थी तो आराम से नड्डा या अमित शाह को रिपोर्ट दे देते, लेकिन मोदी से मिलने का मतलब है कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ क्या है? अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, संघ को जो बहुत करीब से नहीं जानते या जिन्होंने कवर नहीं किया, मैंने कवर किया लंबे समय तक संघ को, तो ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तलवार निकाल ली और बिल्कुल योगी के सर पे तलवार रख दी कि इस्तीफा दो, अभी कभी टाइप करवाओ। संघ ऐसा करता नहीं। संघ बड़ी मीठी जबान बोलता है। इस बैठक में भी यही था कि नहीं, इस तरह का कहा जाता है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर हम ये करते तो ज्यादा बेहतर होता। फिर वो उदाहरण देते हैं नागपुर का
फिर उदाहरण देते हैं, एक और दुनिया के देश का उदाहरण देते हैं, उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात कही, उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, उसका उदाहरण दिया और ये कहते रहे कि नहीं देखिए प्रकृति का नियम होता है बदलाव। इस तरह की कई बातें कहते रहे, मौसम की बात कहते रहे कि भैया नागपुर का मौसम कैसा है, दिल्ली का मौसम कैसा है, लखनऊ जाके उनको मौसम कैसा लगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, अंदर की बातें बता रहा हूँ कि बातें इस तरह से शुरू होती और जब ये जलेबी की तरह घुमाना शुरू करता है ना सर, जलेबी की तरह घुमाना शुरू करता है, तो योगी जी का धैर्य एक समय ऐसे आया जब वो चूक गया। ये बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं। योगी जी का एक ऐसा समय आया जब चूक गया, उन्होंने सीधे-सीधे शब्दों में थोड़ी-सी तल्खी थी, शब्दों में थोड़ी-सी तल्खी थी, लेकिन सम्मान पूरा दिया योगी आदित्यनाथ। जो आरएसएस के नेता थे, पूरा सम्मान उन्होंने दिया। आरएसएस के प्रचारक भी बैठे हुए थे शिव जी, ध्यान दिला देता हूँ। तो अब ये दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि जो नागपुर से गए थे उनको संदेशा था या जो यूपी में रहकर क्षेत्र प्रचारक के रूप में वो फीडबैक देने की कोशिश कर रहे थे योगी जी को कि ऐसा कहा जा रहा है, कुछ बैठक हुई है कुटुंब और इन सब चीजों को लेकर। पब्लिक में एक इमेज बनता जा रहा है, एक परसेप्शन बनता जा रहा है। इस तरह से घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें कह रहे थे। योगी जी ने कहा देखिए आपको सीधा-सीधा जो कहना है वो कह दीजिए। अगर आप कुछ और कहने आए हैं, भाई मैं तो समझ रहा था कि बेहतर माहौल में मीटिंग होगी। अगर आपको कुछ और कहना है तो इतनी जलेबी की तरह मत घुमाइए और सीधा-सीधा वो कह दीजिए। अब नेताजी संभल गए। नेताजी संभल गए, उनको समझ में आ गया कि जो वो कहने आए हैं वो योगी जानते हैं, लेकिन योगी वो मानेंगे नहीं। उसके बाद थोड़ा बहुत फिर इधर-उधर की बातें हुई। वापस उन्होंने एजेंडे पे आने की कोशिश की, फिर मुस्कुराते हुए, देखिए पहली बार तर्की में कहा, फिर मुस्कुराते हुए कहा कि अरे आपका आदेश तो सर माथे पे रहेगा, लेकिन जो भी है जरा खुल के कहते तो ज्यादा अच्छा होता मेरे लिए समझ पाना। तो नेता समझ गए। बीएल संतोष चुपचाप उन तमाम चीजों को सुन रहे थे। कुछ बातें उन्होंने कही, लेकिन जब उनको लगा कि योगी आदित्यनाथ सीधे-सीधे ना कर रहे हैं, सीधे-सीधे हाथ खड़े कर रहे हैं, सीधे-सीधे ये बता रहे हैं कि भैया ये अगर जो कहना है वो खुल के कह दो कि मुझे जाना है क्या? मुझे इस्तीफा देना है क्या? अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि अब उत्तर प्रदेश की धरती पर जाकर, लखनऊ की धरती पर जाकर, योगी आदित्यनाथ के घर में जाकर, घर मतलब मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री है उनका घर है। आप सीधे-सीधे तो ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होगी कि भैया इस्तीफा दे दो। अब ये ज़माना कोई संजय भाई जोशी का ज़माना तो है नहीं, जो आडवाणी के घर पे जाके उस समय कह सकते थे कि नहीं आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उस तरह का ज़माना तो है नहीं। तो योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में आरएसएस को बता दिया। उसके बाद बीएल संतोष साहब की कुछ कहने की, इस मामले में कहने की कुछ हिम्मत नहीं हुई। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर कट था, हम मिलके लड़ेंगे, बेटर कोऑर्डिनेशन से लड़ेंगे, आप जिस तरह से चुनावी तैयारियाँ करना चाहते हैं, उस तरह से चुनावी तैयारियाँ करेंगे। लेकिन अगर मुझसे कुछ आप चाहते हैं कि मुझे हटना चाहिए, मुझे रहना चाहिए, तो मुझसे खुल के बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या हैं और इसके बदले में आपके पास देने के लिए है। यानी आप अगर मुझसे कुछ छीनेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ देंगे भी। और ये संदेशा आप शीर्ष स्तर तक पहुँचा दीजिए और उसके बाद जब बीएल संतोष आते हैं, तो भागे-भागे वो समय माँगते हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा तो मैंने बता दिया कि संगठन का मसला है, चलिए मिल लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्होंने सारी बातें रख दी है, यानी जो संदेशा वो लेकर लखनऊ गए थे, लखनऊ ने हाथ खड़े कर दिए और जो संदेशा वो लखनऊ से लेकर आए हैं, वो उन्होंने दिल्ली दरबार तक पहुँचा दिया है। अरुण कुमार आरएसएस के अंदर से खबर निकालना बहुत टफ होता है, कई बार हम चाहकर भी खबर नहीं निकाल पाते, लेकिन ये तय मानिए कि अरुण कुमार भी या तो मोहन भागवत को, दत्तात्रेय होसबोले को रिपोर्टिंग दे चुके होंगे या वो अगले कुछ घंटों में ये देने वाले होंगे। तो अब सीधा-सीधा आप मान लीजिए कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार आमने-सामने आ गया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब ये तय करना होगा कि वो इस पाले में है या उस पाले में है। लेकिन मैं फिर बता दूं, यूट्यूबर्स की जो एक जमात ये खबरें दिखाते ना कि तलवार लेके बिल्कुल सर पे खबर हो गए, ऐसे नहीं होते, खड़े नहीं होते। बड़े मीठे शब्दों में आरएसएस जो काटता है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विदाई की कहानी या पटकथा लिखता है, बहुत ही मीठे शब्दों में और उनकी आवाजें बहुत मीठी होती हैं। अब मीठी हो या कड़वी ही पद जाता है तो सबको बुरा लगता है। और काफी समय से ये वहापो मची हुई है और इस यापो को कोई भी गर्म नहीं कर पा रहा है। आपने देखी है कि बगल के राज्य कर्नाटक में वहापो मची है, देखो मीडिया कितना मजे ले रही है। वहीं अगर यही वहापो अगर उत्तर प्रदेश में मची है तो कोई खबर नहीं बन पा रही है। और इन सभी खबरों के पीछे कोई तो कारण है। और एक कहावत ही है, जब तक आग नहीं लगती है धुआं निकलता नहीं है। कुछ तो है, कुछ तो बदलाव होना है, कुछ तो खबर है। नहीं होती तो इतनी बड़ी खबरें बनती नहीं। केशव प्रसाद मौर्य बिहार की जीत के बाद शाह की मिठाई नड्डा ने खिलाई,
खुशी खुशी उनकी गाड़ी घर आई कि अब मिलेगी पूरे प्रदेश की बधाई, मुख्यमंत्री बन गए। और उसी दौरान एक पोस्टर भी आ गया जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। उस पोस्टर का आज तक सूचना विभाग ने खंडन नहीं किया। तो कई तरीके के ऐसे सपोर्ट और कई तरीके के ऐसे सूत्र बनते चले गए कि लगा कि बैठक, उसके बाद तत्काल बैठक, बैठक में वो बड़े बड़े चेहरे। तो क्या संतोष जी, ये जो उत्तर प्रदेश का विवाद है ये समापन की ओर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या है? इसका जो असर है शिव जी वो भी बता देता हूं मैं। जो ये बैठक परसों हुई है, इस बैठक का सबसे पहला असर क्या है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का मसला अटक गया। लोग कह रहे थे अच्छा, एक दो दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में फैसला होगा, नहीं, अटक गया। मैं हमेशा से ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला दो चीजों से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य क्या हो, और नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये थोड़ी सी उल्टी गंगा बहाने वाली बात है, लेकिन है बिल्कुल ऐसा ही। पहले प्रदेश अध्यक्ष तय होता था, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होता था। अब यह है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा, उसके बाद ये तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। और ये क्यों ये गुत्थी बनी हुई है, जरा उसको भी आपके सामने रख देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक जाति के ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इससे भी आगे इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक ही जाति का ना हो। अब मुख्यमंत्री की सबकी जाति पता है, लेकिन मैं संभावित मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। ये पूरा मामला एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्यों है कि अगर योगी आदित्यनाथ को जाना है, अगर योगी आदित्यनाथ जाएंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी की पीडीए की काट ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी फिर 90 के दशक की तरह सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला अपनाए। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मतलब पिछड़ों की तरफ जाना। अब वो पिछड़े केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं, या कोई पर्ची वाले के हो सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है, और अगर वो उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा तो वो उसको अपनी मेहनत का इनाम माने। तो हो सकता है कि मेहनत का इनाम देने की बजाय कोई और ढूंढ लिया जाएगा, जो ये मानेगा कि नहीं, मेरे अंदर योग्यता तो नहीं थी, लेकिन दिल्ली वाले साहब ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो कैसा ढूंढने की वो बात बात करेंगे, उस पर एक अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर महाराज जी जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई पिछड़ा बैठेगा, और फिर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति बैठेगा। इसलिए अब जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का मसला है शिव जी, वो अटक गया है जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो जाता, और जब तक उत्तर प्रदेश में होने वाले संभावित फेरबदल का फैसला नहीं हो जाता, या स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं तो योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य का फैसला नहीं होता। इस बीच 2-3 चीजें और गौर कीजिएगा। आमतौर पर राजनाथ सिंह जो है वो बहुत ज्यादा लफड़ा पालने वाले नेता नहीं माने जाते। सभी राजनीतिक दलों में उनके संपर्क है, सभी सामाजिक संगठनों से उनके संपर्क है। आदमी चाहे जितना भी बदनाम हो, अगर वो राजनाथ सिंह के दोस्त है तो उनके घर के पारिवारिक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह शामिल हो जाते। अभी हाल ही में हुए हैं। आजकल वो राजनाथ सिंह भी जो गांधी परिवार पे या नेहरू परिवार पे या जवाहरलाल नेहरू पे सीधा हमला नहीं बोलते थे, वो जवाहरलाल नेहरू पे सीधा हमला बोलते नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने हाल में एक बयान दिया कि वो तो सरकारी खर्चे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, लेकिन गुजरात की मां की कोख से पैदा हुए एक बच्चे ने, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनको रोक दिया। अब पता नहीं ये कहने की हिम्मत कहां से आ रही है। क्या बहादुरी को वो सिर्फ गुजरात से जोड़कर देख रहे हैं शिव जी? आप उत्तर प्रदेश से आते हैं कि आप बहादुर नहीं है? मैं बिहार से आता हूं, क्या मैं बहादुर नहीं हूं? राजनाथ सिंह खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या वो बहादुर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व नेता, बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश से आते हैं, आगरा से भी उनका संपर्क संबंध रहा है, क्या वो बहादुर नहीं थे? लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान से आए थे, क्या वो बहादुर नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के क्या अन्य नेता बहादुर नहीं थे? ये चीज उनको इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की विदाई का कोई फॉर्मूला सहमति के साथ तैयार होगा, तो केंद्र में अगर किसी का मंत्रालय जाएगा तो वो राजनाथ सिंह, वो राजनाथ सिंह, क्योंकि टॉप 4 टॉप 5 में मंत्रालय कौन सा बचा है, आप जरा देख लीजिए, मैं एक एक करके बता देता हूँ। प्रधानमंत्री फिलहाल तो छोड़ने को तैयार है नहीं, चिपके हुए हैं वो। गृह मंत्री अमित शाह कैसे अपना गृह मंत्रालय छोड़ देंगे, अभी तो बहुत कुछ करना है, 47 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हटाएंगे नहीं, क्योंकि वित्त मंत्री के साथ तो सेबी जुड़ा हुआ है, एलआईसी जुड़ा हुआ है, अडानी जुड़ा हुआ है, बिजनेसमैन जुड़ा हुआ है।
तो वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में कैसे थमा सकते हैं? बचा कौन सा मंत्रालय? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय दे नहीं सकते, क्योंकि विदेश मंत्रालय में कई सारे किंतु परंतु लगे हुए हैं। वो एस जयशंकर की अपनी एक योग्यता है अलग। बचा रक्षा मंत्रालय। कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह से हटा नहीं सकते। कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह से हटा नहीं सकते, तो बचे एक राजनाथ सिंह ही, जिनकी राजनीतिक पारी अपने अंतिम दौर में पहुंचती चली जा रही है, और राजनाथ सिंह पहले से ही मार्गदर्शक मंडल के सदस्य है, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखना पड़ेगा किसको क्या मिलेगा, किसके हिस्से में क्या आएगा, किसके हिस्से में जमीन आएगी, किसके हिस्से में माँ आएगी, किसके हिस्से में कुर्सी जाएगी, किसके हिस्से की कुर्सी आएगी। क्योंकि सूबा बड़ा है, सबके ख्वाब है। रात में सोते जागते जो लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं, वो रात भर दिन भर कालिदास मार्ग का आवास और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी देखते रहते हैं। पहले पंचम तल की चर्चा होती थी, अब लोक भवन की होती है। पहले कहते थे वो पंचम तल पर बैठते हैं, तो नीचे वाले कहते थे भैया हम तो बहुत नीचे हैं, वहां से फोन आ गया तो फिर हिल जाएंगे। पंचम तल लोक भवन में तब्दील हो गया है। अब लोक भवन, अब इधर प्रधानमंत्री आवास का भी नाम, पहले रोड का नाम चेंज हुआ, अब पीएमओ का भी नाम चेंज हो गया है। तो कई तरीके के चेंज और उठापटक मची हुई है। इसमें चेंज कौन कौन होगा, कौन कौन बचेगा, ये सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल देखना यह है कि जो ये भागे भागे लोग मोदी शाह और नड्डा से मिले हैं, इन्होंने कोई परिणाम बना पाया कि नहीं बना पाया, इसकी अभी प्रतीक्षा रहेगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष जी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार, और एक दर्शकों से अपील करेंगे सिर्फ जी कि भैया अगर पसंद आ रहा है तो दूसरा लोगों तक फॉरवर्ड कर लो। देखो, आप जब देखोगे, आप जब सराहोगे, आप जब फॉरवर्ड करोगे, जब आपकी इच्छा आप थोड़ा सा आगे कष्ट करोगे, तो हमारा हौसला भी बुलंद होता है और हम भी आपको अंदर की खबर लाकर देते हैं, क्योंकि अंदर की खबर लाकर देने में बहुत मेहनत लगती है, और आजकल के जमाने में तो और ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता। डर का माहौल हावी है। सरकार जासूसी वाला ऐप इंस्टॉल करवाना चाहती है। सरकार से आप पूछ लीजिए तो सरकार सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। एलआईसी हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, इस देश के अन्य सरकारी कॉरपोरेशन हो, सब एक आदमी के सामने बिछा दिए गए। तो अगर ऐसे माहौल में कुछ लोग अपनी बातें रख पा रहे हैं आपसे जुड़ी, तो थोड़ा सा हौसला तो बढ़ाइए, साथ दीजिए हम लोगों का। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।